लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री को, और प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री में मैं सिर्फ आपको बता के छोड़ दिया था प्रिंसिपल क्या है, उसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल कोई क्वेश्चन नहीं कराया था। बहुत ज्यादा जबरदस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए कतई इसको 1% भी हल्के में नहीं लेना है, ठीक है ना। और इससे पहले क्वेश्चन में मैंने, इससे पहले क्लास में यानी कि एक क्वेश्चन भी कराया था आपको, बहुत अच्छा था, जिसमें हमें स्टेट चेंज भी करवाई थी हमने क्वेश्चन में, और टेम्परेचर राइज भी कराया था। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर का फॉर्मूला होता है Q बराबर mc डेल्टा T, और अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट का फॉर्मूला होता है Q बराबर ml। क्या कहने, वेरी गुड, ठीक है। एक क्वेश्चन छोटा सा और करेंगे, उसके बाद फिर मैं हीट गेन हीट लॉस पे क्वेश्चन कराऊंगा। लिखें, एक कॉपर ब्लॉक ऑफ मास 2.4 किलोग्राम, एक कॉपर ब्लॉक ऑफ मास है ना, एक कॉपर ब्लॉक ऑफ मास 2.4 किलोग्राम, एक कॉपर ब्लॉक ऑफ मास 2.4 किलोग्राम इज हीटेड, a copper block of mass 2.4 kilogram is heated in a furnace. A copper block of mass 2.4 kilogram is heated in a furnace. ठीक है, एक भट्टी में इसको क्या किया जा रहा है, हीट किया जा रहा है, फर्नेस, टू ए टेम्परेचर ऑफ 520 डिग्री सेल्सियस। कितने टेम्परेचर तक गर्म किया इसको, टू ए टेम्परेचर 520 डिग्री सेल्सियस, 520 डिग्री सेल्सियस, and then placed on a large ice block, and then placed, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेरी बिना हेल्प के भी आप कर पाएंगे अगर आपने कल की क्लास ढंग से की थी तो, और मुझे लगता है कि आपने सीखा था उस क्वेश्चन को अच्छे से, ठीक है ना। ए कॉपर ब्लॉक ऑफ मास 2.4 किलोग्राम इज हीटेड इन ए फर्नेस टू ए टेम्परेचर ऑफ 520 डिग्री सेल्सियस एंड देन प्लेस्ड ऑन ए लार्ज आइस ब्लॉक, एंड देन प्लेस्ड ऑन ए लार्ज आइस ब्लॉक। हो गया यहां तक। The amount of ice melted is found to be 1.45 kilogram. The amount of ice melted is found to be 1.45 kilogram. 1.45 kilogram. Okay? हो गया यहां तक। Calculate the specific heat of copper. Calculate the specific heat of copper if the calculate the specific heat of copper if the heat of fusion of water is, वाटर कहो या आइस कहो, बातें की होती है। if the, अब जैसे यहां लिखा है if the heat of fusion, तो ना लेटेंट वर्ड यूज किया तब भी समझ जाना ये लेटेंट हीट की बात कर रहा है, मतलब इसको पता नहीं क्या लालच आ रहा है कि एक शब्द छोड़ के क्या मजा मिलेगा इसको ना। if the heat of fusion बोला उसने, जैसे बोला मैं ऐसे लिखवा रहा हूं जानबूझ के, ताकि आप पेपर में भी कभी कभी आए तो कंफ्यूज ना हो। तो if the heat of fusion of water, वाटर यूज नहीं करना चाहिए, बेहतर होता आइस यूज करता, क्योंकि फ्यूजन आइस का होता है, समझ गए ना। तो क्या लिखा, if the heat of fusion of water is equal to 335 जूल पर ग्राम, 335 जूल पर ग्राम, 335 जूल पर ग्राम। ओके, 335 जूल पर ग्राम। सुनो अब ध्यान से, पहले क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से लिख रहे होते तो हमें समझ में आ जाता। सर हमने कॉपर का एक ब्लॉक लिया जिसका वजन कितना है, जिसका मास कितना है, 2.4 kg है। 2.4 kg के इस ब्लॉक को हमने गर्म किया, पहले तपा दिया अच्छे से। कितने टेम्परेचर तक गर्म किया, 520 डिग्री सेल्सियस, बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, ठीक है ना। अच्छे खासे टेम्परेचर इसको पहले गर्म किया। अब लाके इसको हमने एक बर्फ के टुकड़े के ऊपर रख दिया। इतने गरम कॉपर के टुकड़े को, जो तपा हुआ टुकड़ा था, उसको लाकर बर्फ के 1.5 किलोग्राम बर्फ के एक टुकड़े के ऊपर रख दिया, ठीक है। ऐसा करोगे तो जाहिर सी बात है कि ये गर्म टुकड़ा जब बर्फ पे रखा जाएगा तो बर्फ को पिघला देगा। तो इसने बस यही कहा कि 1.5 किलो आइस पिघल गई। ऐसा करने पर टोटल जो आइस पिघली वो कितनी पिघली, 1.45 kg। अब हमसे पूछा उसने कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर, हमें कॉपर की स्पेसिफिक हीट पता करनी है, समझिए ना। अगर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस 335 जूल पर ग्राम हो, क्या करोगे, आपके माइंड में क्या आ रहा है। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए होगा भैया, सबसे पहली बात जो जो दिया उसको लिख लो और छोड़ो सारी बातें। बताओ मास ऑफ कॉपर ब्लॉक कितना दिया है, 2.4 kg है ना। स्मॉल में लिख देता हूं, थोड़ा अच्छा नहीं लगता कैपिटल MC, मतलब मास ऑफ कॉपर ब्लॉक, ठीक है। कितना, 2.4 kg। ओके जी। मास ऑफ आइस कितना दिया है, बोलो, 1.45 ये है, ओके जी। और फिर इसके बाद L ऑफ आइस कितना दिया, L ऑफ आइस
1.45 नहीं है, 1.5 ही है। अच्छा 1.45 है, हाँ 1.45, ओके जी, ठीक है। एल ऑफ आइस 330 जूल पर ग्राम। अब ये किलोग्राम में, ये किलोग्राम में 335 जूल पर ग्राम, ये किलोग्राम में, ये ग्राम में है, तो इसको भी बदल लो। बताओ क्या लिख दूं? किलोग्राम में बदल के क्या हो जाएगा? 335 इंटू 10 की पावर 3 जूल पर केजी। सही लिख दिया, गलत लिख दिया? बताओ। बहुत बढ़िया, चलो जी एल आइस हो गया। अब क्या दिया? और कुछ दिया क्या? अच्छा टेम्परेचर दिया है। अच्छा शुरुआती दौर में टेम्परेचर कितना था? 500। हाँ ये तो फाइनल है, ठीक है ना, ये तो फाइनल है। नहीं दिया, कोई बात नहीं, तो जीरो से मान के चलेंगे, ठीक है ना। θ1 कितना या T1 कितना, ठीक है ना। T1 ले लेंगे 0 डिग्री सेल्सियस, T2 ले लेंगे 500, या एक काम कर लो, T1 भी आप कितना ले लो? 25 डिग्री सेल्सियस ले लो। वेरी गुड, है ना। जीरो क्यों लें? कि भाई हमने कोई फ्रिज में से निकाल के तो उसको रखा नहीं है, ठीक है ना। आप छोड़ो, मैं देता हूं अपनी तरफ से क्वेश्चन में, आप लिख लो, ठीक है ना। क्या लिखेंगे? लेट, आप साइड में भी लिख लो, लेट द रूम टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये अपनी मर्जी से मैंने दिया वैसे क्वेश्चन में यहाँ कमी है, ये दे देना चाहिए था उसको कि कॉपर का टेम्परेचर। अगर ना दिया हो तो कितना लेके चलोगे? 25। ये ध्यान रखना, मैंने जानबूझ के 20 क्यों दिया? मुझे लग रहा है कि 520 में 20 घटा थोड़ा बेहतर आंसर आएगा, क्योंकि मेन मुद्दा कैलकुलेशन नहीं है, मुद्दा कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। समझ मेरी बात ना? बहुत अच्छे। तो हमने रूम टेम्परेचर को कितना ले लिया? 20 डिग्री सेल्सियस। तो शुरुआत में टेम्परेचर कितना था उस ब्लॉक का? 20 डिग्री सेल्सियस। जब हमने उसको गर्म किया तो कितने टेम्परेचर तक ले गए? T2 कितना हो गया? 520 डिग्री सेल्सियस हो गया। इतना सब हमें दिया है। अब हमसे क्या कहा है उसने, ठीक है ना, ध्यान सुनिएगा, है ना। पहली बात, इसने कितनी हीट गेन की होगी? बताओ। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं, इसने, जब मैं इस बर्फ के टुकड़े को पिघलाने की कोशिश करूंगा तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा? चलो उससे कोई मतलब नहीं है। पहले तो कुल मिला जुलाकर हम कहेंगे सर Q बराबर, देखो छोड़ो, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय कॉपर ब्लॉक, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय कॉपर ब्लॉक। ये बताओ पहले कितनी आएगी? सर ये आ जाएगी Q बराबर MC डेल्टा T। M कितना है? 2.4। C किसका लिया मैंने? ये कॉपर ब्लॉक का। यही तो मुझे निकालना है, यही तो मुझे निकालना है। बात खत्म। टेम्परेचर कितना? 520 माइनस 20, क्लियर। अपॉन में कितना? Q। अभी इतने में कोई डाउट हो तो सॉरी, हो गया? इतना तक समझ में आ गया? इस C की मुझे जरूरत है, इस C की मुझे जरूरत है। यही क्वेश्चन का मतलब, हमारे क्वेश्चन की डिमांड ही यही है। C कितना होगा? वो भी किसका? कॉपर का। समझ रहे हो? ये तो 520 से 520 डिग्री टेम्परेचर राइज हुआ ना। टेम्परेचर राइज वाले में कौन सा फॉर्मूला लगता है? MC डेल्टा T। क्लियर है? इतनी हीट इसने गेन कर ली। कितनी सर? 2.4 इंटू 500, 2.4 इंटू 500 इंटू C। बताओ जरा कितना आएगा? ये आ जाएगा सर 120 नहीं 2400 ये आएगा ना भाई, ठीक है ना। देखो ना 2400 तो पॉइंट एक के बाद पॉइंट लगा दो 1200, कितना आ जाएगा? 1200 जूल आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर है? हाँ सी बी बिल्कुल 1200 C जूल, ठीक है, ओके। अब मेरी बात यहाँ ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। ये आ गया क्यों? अब मैंने इस बर्फ के टुकड़े को, जिसने इतनी हीट एब्जॉर्ब कर रखी है, इसको ले जाके बर्फ के टुकड़े पर रख दिया। ये कब तक अपनी हीट देता रहेगा? जब तक कि ये भी और वो बर्फ का टुकड़ा भी दोनों आप क्या ना आ जाए? इक्वल टेम्परेचर। और इक्वल टेम्परेचर भी कब तक? जब तक दोनों खुद सराउंडिंग के टेम्परेचर पे ना आ जाएं। कुछ बात समझना। तो इसका मेन मुद्दा क्या है? इसने हमसे कहा कि हम बर्फ के टुकड़े को, सुनो ध्यान से, बर्फ के टुकड़े को हम लोग, अगर बर्फ का टुकड़ा होता, ध्यान सुनना, अगर बर्फ का टुकड़ा होता आधा केजी या 20 ग्राम 30 ग्राम, तो ये क्या करता? पहले तो उस बर्फ के टुकड़े को पिघला देता और फिर जो पानी बनता फिर उस पानी को भी गर्म करता। लेकिन अभी इसने ऐसा कुछ कहा ही नहीं। इसने हमसे कहा, इसने पूरा 1.5 किलो बर्फ पिघला दिया। मतलब सिर्फ सारी की सारी हीट किस काम में ही गई है? पिघलाने में। अभी टेम्परेचर को राइज नहीं कर रही है। बहुत ध्यान सुनो, दो बातों पे डिपेंड करता है। या तो ये कह दिया हो, मैंने कहा मेरे पास 100 जूल एनर्जी है, मैं उसको बर्फ पिघलाने में खर्च कर रहा हूं, तो अब बर्फ का अमाउंट ज्यादा पिघलता चला जाएगा। मैं चूंकि टेम्परेचर बढ़ाने में नहीं दे रहा हूं उसको। अगर मैंने बर्फ का अमाउंट फिक्स कर दिया कि बस मेरे पास 20 ही ग्राम बर्फ है और मेरे पास 5000 किलो जूल एनर्जी है, और मैंने वो उस 20 ग्राम बर्फ को दे दी,
तो अब 20 ग्राम बर्फ पिघल भी जाएगी और फिर गर्म भी हो जाए, उसमें जो पानी बनेगा वो हो सकता है भाप भी बन जाए। कुछ बात समझ में आ रही है मैं क्या बताना चाह रहा हूं? तो इस क्वेश्चन के हिसाब से अभी बर्फ सिर्फ पिघली है क्योंकि उसने इतना अमाउंट दिया, उसने कहा ये जो बर्फ है, ये जो ब्लॉक है, जब हम इसको ले जाके किसी बर्फ के टुकड़े पे रख देते हैं, अब टुकड़े का मतलब ये भी नहीं कि बर्फ का टुकड़ा सिर्फ 1.5 किलो का था, बर्फ का टुकड़ा हो सकता है 50 किलो का, उससे मतलब नहीं है। इसने जब हमने इस बर्फ के टुकड़े को उसके ऊपर रखा तो ये बर्फ को पिघला दिया, और बर्फ को पिघलाने के बाद कितनी बर्फ पिघली? 1.5 किलोग्राम। इसका मतलब है कि ये जितनी हीट इसने एक्स्ट्रा गेन कर रखी थी वो सारी खर्च कर दी कितनी? आइस को पिघलाने में, 1.5 किलो आइस को पिघलाने में। अब आप मुझे बताओ अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट 1.5 किलोग्राम आइस, टू मेल्ट 1.5 किलोग्राम आइस कितना होगा सर? Q डैश बराबर क्या होना चाहिए? ml। m कितना? 1.5 किलोग्राम। L ऑफ आइस आपको दे रखा है कितना? 335 इंटू 10 की पावर 3। दिस इज Q डैश। क्या ये जो मुझे ये हीट रिक्वायर्ड हुई है कहां से आई? ये हीट कहां से आई? पहली बात तो मैंने आप पता कर लिया कि 1.5 किलो बर्फ को पिघलाने के लिए कितनी हीट चाहिए? इतनी चाहिए भैया। ये हीट जो चाहिए वो कहां से आ रही है सर? यहां से आ रही है। दोनों को आपस में क्या कर देंगे? इक्वल कर देंगे। तो Q बराबर Q डैश, फॉर्म लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा 1200 C, 1200 C बराबर 1.5 इंटू 335 इंटू 10 की पावर 3। यहाँ से C की वैल्यू आ जाएगी 1.5 इंटू 335 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन 1200। सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। बताओ, बोलो, समझ गए? अरे यार मुझे बार बार ये 1.5 लेने की आदत पड़ गई, यहाँ पर गड़बड़ कर दिया मैंने। 1.45 है भाई, है ना? वो अच्छा सा लग रहा है 1.5 किलो है ना, पर कोई बात नहीं, 1.45 कर लोगे। कॉन्सेप्ट समझ में आया? बार बार कह रहा हूं, कॉन्सेप्ट समझ में आया? सुनो ध्यान से, ध्यान सुनो, बार बार कह रहा हूं। मान लो मैंने आपको कहा, मैंने लोहे का एक तपता हुआ गोला पानी से भरी हुई बाल्टी में डाल दिया, ठीक है? तो पानी से भरी हुई बाल्टी पूरी भाप में बदल जाएगी, पूरी की पूरी बाल्टी भाप में बदल जाएगी या नहीं बदल जाएगी? ये बात कैसे पता लगाओगे? सीधा बताओ। मैंने लोहे का तपता हुआ एक गोला पानी से भरी हुई बाल्टी में डाल दिया, वो पानी जिसे भरी हुई बाल्टी भाप में बदल जाएगी पूरी की पूरी, इस बात का पता किससे लगाओगे? सर पहले तो हम ये पता करेंगे कि गोले के अंदर हीट कितनी है, क्लियर? फिर ये पता करेंगे बाल्टी में पानी कितना है। बाल्टी के पानी का टेम्परेचर पहले 100 डिग्री बढ़ाने में अगर मुझे पता चलेगा गोले में सर 1 करोड़ जूल एनर्जी है, मान लीजिए, तपता हुआ गोला आ रहा कोई लोहे का, ठीक है ना, बहुत तपता हुआ, आग जलता हुआ पूरा, ठीक है ना, क्लियर? इमेजिन करो। तो वो चीज अगर मैंने सर उसके अंदर डाला तो पहले मैं पता करूंगा गोले में एनर्जी है कितनी आखिर। मान लो कि 1 करोड़ जूल एनर्जी है, ठीक है? अब उस 1 करोड़ जूल एनर्जी को तो एक किनारे रख दोगे, इतनी एनर्जी है टोटल। अब पता लगाएंगे बाल्टी में पानी कितना है। लेकिन बाल्टी का पानी सर भाप में तो बाद में बदलेगा, पहले तो क्या करना पड़ेगा? जितना टेम्परेचर पे वो अभी रखा है उससे बढ़ाकर उसका टेम्परेचर 100 डिग्री ले जाना पड़ेगा। तो पहले हम पता लगाएंगे अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द वाटर फ्रॉम 25 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस, क्लियर? मान लो कि उसमें जरूरत पड़ गई 20 लाख जूल एनर्जी की। कुछ बात समझ में आ रही है? 20 लाख जूल एनर्जी को मैंने सर 1 करोड़ में से अलग किनारे कर दिया, यानी कि वो जो 1 करोड़ जूल एनर्जी गोले के अंदर थी उसमें से 20 लाख तो खर्च होगी किस काम में? उस पानी के टेम्परेचर को 25 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक राइज करने में, समझ गए? बच्ची सर 80 लाख जूल एनर्जी उसके पास। कुछ पकड़ में आ रहा है? अब ये क्या करेगा? अब ये पानी को क्या करना शुरू करेगा? उबालना, बॉयल करना स्टार्ट करेगा, क्लियर है? अगर सर अब मैं पता लगाऊंगा कि पानी कितना था बाल्टी में, वो मुझे पता चल गया पहले से, m इंटू एल ऑफ वाटर लगा करके मैं पता करूंगा इतने पानी को पूरी तरीके से भाप में बदलने के लिए कितनी हीट चाहिए। सपोज कर लो कि Q बराबर ml लगाकर आपका आंसर आ गया 1 करोड़ 20 लाख। तो आप क्या जवाब दोगे? आप कहेंगे सर पूरा पानी भाप में नहीं बदलेगा, क्योंकि सर रिक्वायरमेंट है 1 करोड़ 20 लाख जूल एनर्जी की, और गोले के पास बची हुई है केवल कितनी? 80 लाख जूल एनर्जी। बोलो कुछ बात समझ आ रही कि नहीं? और अगर जरूरत पड़ती केवल 100 लाख, कितने की? 70, मान लीजिए 70 लाख की, पूरे पानी को, पानी ही सिर्फ इतना। अच्छा, ये किस बात पे डिपेंड करेगा? पानी के अमाउंट पे डिपेंड करेगा। उसी तरह ये बर्फ के अमाउंट पे डिपेंड करेगा कि बर्फ, समझ में आ रही बात ना? ये सारी की सारी हीट सिर्फ बर्फ को पिघला ही पाई है अभी तक, क्योंकि हमने बर्फ का अमाउंट इतना ले लिया। उसने कहा इतनी हीट है इसके पास कि 1.5 किलो बर्फ को पिघलाने के लिए सफिशिएंट है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं?
और अगर मान लो, मैं फिर कह रहा हूं यही क्वेश्चन कैसे बन सकता था, वो कहता कि हमने इस आइस के ब्लॉक को ले जाकर 20 ग्राम के बर्फ के टुकड़े पर रख दिया, या 20 ग्राम भी छोड़ दो, 100 ग्राम के बर्फ के टुकड़े पर रख दिया, 100 ग्राम बर्फ के टुकड़े को, तो वो पूछता कि बताइए जो मेल्ट यानी कॉपर से मेल्ट हुए बर्फ के पानी का टेम्परेचर अब कितना होगा। तो उसके लिए आप क्या करोगे, पहले हम कहेंगे 20 ग्राम बर्फ को पिघलाने के लिए कितनी हीट चाहिए, Q बराबर, सॉरी 100 ग्राम था मेरे पास अगर मान लीजिए बर्फ, तो 100 ग्राम बर्फ को पिघलाने के लिए कितनी हीट चाहिए वो निकाल लेंगे सर, और ये तो मेरे पास है टोटल वो हीट प्लस अब इसका टेम्परेचर इतना राइज करने के लिए, अभी मेरे पास मान लो कि मेरे पास यहाँ 1000 जूल एनर्जी है और 100 ग्राम को पिघलाने के लिए कितनी चाहिए, मान लो 200 जूल एनर्जी, 200 जूल तो वो खर्च हो गई, अब जो बची हुई एनर्जी होगी वो अब उस पानी को क्या करेगी, गर्म करेगी। समझ में आ रही बात ना। लेकिन अभी का जो केस था, इस केस में बर्फ गर्म नहीं हुई है, मैं बार बार आपको बस समझाने की कोशिश क्या करो, समझ लो ना, कोई नहीं बताएगा। आप बच्चों ये जो चैप्टर है ना, इनको ऐसे उड़ा देते हैं, ये कह के अपने सर से बोझ उतार लेते हैं कि ये तो केमिस्ट्री में पढ़ लिया होगा। अब आप सोच लो कहाँ केमिस्ट्री में इस तरह की बातें हुई हैं, बोलो। मैंने आपको उस समय भी कहा था केमिस्ट्री की फिजिक्स, केमिस्ट्री की थर्मोडायनेमिक्स में फिजिक्स थर्मोडायनेमिक्स फर्क है सिर्फ क्लेवर का, मतलब इसका जो क्लेवर है वो अलग है, उसका क्लेवर अलग है, समझ लो ना। ये सर इसका टेस्ट अलग है, उसका है चीज एक ही, समझ लो ना। अब हम कोई कहने लगे भैया आपने तो समझ लो ना, एक कश्मीरी सेब खा लिया और एक न्यूजीलैंड का सेब खा लिया, तो दोनों सेम थोड़ी ना हुए, अलग अलग है सर, कीमत का बहुत फर्क है, ठीक है ना। है तो दोनों सेब ही ना, दोनों एप्पल, न्यूजीलैंड का एप्पल भी है और एक सर कश्मीर का एप्पल है, तो दोनों में क्या है, दोनों की कीमत में भी फर्क है, दोनों के टेस्ट में भी फर्क है, दोनों मामले में फर्क है, पर है तो दोनों एप्पल ही ना। उसी तरह दोनों थर्मोडायनेमिक्स है, यहां कहीं वो सब नहीं आएगा कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 44.3 किलो जूल पर मोल, वो सब केमिस्ट्री में आएगा, वो सब यहाँ नहीं आएगा। यहाँ ये वाली कहानी चलेगी फिजिकल वाली, कि मुझे बर्फ का टुकड़ा पिघलाना है, मुझे इस रॉड को पिघलाना है, रॉड को लंबा करना है, समझ में आ रही बात ना, पानी को भाप बनाना है, ये सब यहाँ आएगा, ठीक है ना। हाँ बच्चे बोलो। नहीं बिल्कुल नहीं, बर्फ का मैं कब बताया उसने कि बर्फ का टुकड़ा -10 पे है कि -5 पे है कि -6 पे है, जब जनरली बात की जाएगी तो 0 डिग्री पे माना जाएगा, है ना। 0 डिग्री पे बर्फ का टुकड़ा होता है, बर्फ ही होती है 0 डिग्री पे, है ना। हाँ बच्चे आंसर आ गया क्या इसका, ठीक है बिल्कुल सही, जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है हो गया, नोट कर लीजिए, सही है, जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस, यूनिट होती है 400, ठीक है ओके 404 पॉइंट। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसका आंसर आया है, अब वो भी बता देता हूं मैं, इसका आंसर है 388 और हमारा आ रहा है 400। सर इतना डिफरेंस के बाद भी आप हमें आज सही क्यों कह रहे हैं, कल तक तो सर एक का भी डिफरेंस आया तो आप नहीं मानते थे। उसने 0 डिग्री से स्टार्ट की कहानी, मैंने रूम टेम्परेचर को 20 माना है, मतलब एक्चुअल सिचुएशन तो सही माने में ऐसी होती है, पर उसने दोनों को ही, बर्फ को भी और कॉपर को जब उसने गर्म किया ना तो 0 से माना कि 0 से बढ़ के 120 हुआ, तो इतनी हीट ही नहीं होगी उसके पास, तो उतनी, इसलिए उसका टेम्परेचर उतना, कुछ बात समझ में आ जाए, मैंने क्या बताया, सी अलग आ गया, क्लियर है। बट आपने जो किया वो सही है, कैलकुलेशन सही। हाँ बिल्कुल नहीं, 0 नहीं लेंगे। अगर मान लो आपको क्वेश्चन, पहली बात ये क्वेश्चन नहीं आएगा इस तरह, जब मैं क्वेश्चन मैं ही हूं मान लो, बिना पढ़े क्वेश्चन रख दूंगा तो तुम मुझे क्वेश्चन में पूछोगे, क्लास में पूछोगे कि सर इस क्वेश्चन में तो ये दिया ही नहीं है। अब ये काम मैं तो कर सकता हूं एक बार, क्योंकि मुझे पता है कि मैं ही पेपर ले रहा हूं, मैंने पेपर बनाया और मैं ही जाकर के बच्चों के पास रहूंगा जब वो पेपर दे रहे होंगे। लेकिन बोर्ड के लेवल पर जब ये पेपर बनता तो एक अकेला आदमी नहीं बनाता, फिर उसको कई सारे लोग, बोर्ड हो या कंपटीशन हो, उसको एक बार बनता है, फिर वो उसकी स्क्रूटनी होती है, कई लोगों से उसकी स्क्रूटनी करा जाती है कि पेपर में कुछ कमी तो नहीं है, कुछ ऊपर नीचे तो नहीं हो गया है, समझ में आ रही बात ना। तो इसलिए परेशान मत होइए, पहले बल्कि पेपर को पूरा सॉल्व करके देख लिया जाता है कि पेपर क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा, आंसर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, इसलिए ऐसा क्वेश्चन नहीं आता। जब ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मुझे जरूरत पड़ी ना कि T1 तो बताओ भाई, कॉपर का ब्लॉक शुरुआत में कितने टेम्परेचर पे था ये तो बताओ पहले, तब तो हम पता लगाएंगे कि कितनी हीट एब्जॉर्ब की होगी उसने। मान लो ये ब्लॉक शुरू में ही होता 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये अभी और कम आ जाता, समझ गए ना भाई। 100 से 520 पे पहुंचाना मतलब कम हीट देनी पड़ेगी, और 20 से 520 पे पहुंचाना मतलब ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, तो वो तो अलग अलग मामला हो जाएगा ना। इसलिए कैसे कंफर्म कर लेंगे क्या कितना लें, क्लियर, डोंट वरी, बी हैप्पी, आगे बढ़िए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, मुझे टाइम बहुत कम है, काम बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। अगर मन करे तो मैं, मेरा मन तो ये करता है ना ये भी करा दूँ ये भी करा दूँ, तुम लोग उस तरह से अलग ही करते नहीं हो, ठीक है। लिखो क्वेश्चन, बढ़ जाए, लिखिए, इट टेक्स 15 मिनट्स टू रेज ए सर्टेन टेम्परेचर, इट टेक्स, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, इट टेक्स 15 मिनट्स टू राइज या रेज, एक ही बात है,
it takes 15 minutes to raise a certain amount of water. It takes 15 minutes to raise a certain amount of water from 0 degree Celsius to boiling point. From 0 degree Celsius to boiling point. पहले यहां तक मतलब बताओ, उसका क्या मतलब हुआ? शिवांश से बात का क्या मतलब हुआ? इस बात का क्या मतलब जो मैंने लिखवाई? यार तुमसे जब भी पूछता हूँ यार, मैं तुम्हें बहुत कोशिश कर रहा हूँ। हाँ बताओ उदय, क्या मतलब इस बात का? वाटर को 15 मिनट में 0 डिग्री से 100 डिग्री। हाँ मतलब किसी वाटर का कोई सैंपल है हमारे पास, उसको 0 डिग्री से बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचाना, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचाने में 15 मिनट लगे। अभी इसने बस इतना ही बताया। अब 15 मिनट लगे, ठीक है, बस अभी समय दिया है, इतना समय लग गया, ठीक है। कैसे लगा? लकड़ी से जला रहे हैं कि हीटर से कर रहे हैं कि गैस से कर रहे हैं, भाई कुछ ना कुछ होगा, अलग अलग मामले होते हैं। क्लियर? तो देखते हैं आगे क्या कहा। अमाउंट ऑफ वाटर फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू बॉइलिंग पॉइंट यूजिंग एन इलेक्ट्रिक हीटर। यूजिंग एन इलेक्ट्रिक हीटर, किसका इस्तेमाल किया जा रहा है? एक इलेक्ट्रिक हीटर का इस्तेमाल किया जा रहा है पानी को गर्म करने के लिए, और 0 डिग्री सेल्सियस से उसको 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचाने में 15 मिनट का समय लग गया। समझ ना निखिल? इसीलिए मैं बोल रहा था कि मैं एक ही बार में इतना पढ़ा दे रहा हूँ, रिवीजन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। जब हम पढ़ रहे हैं, जब सब कर ही ले रहे हैं, तो रिवीजन को मतलब पहले भी नहीं करते थे कभी, ठीक है ना। एक बार में इतने अच्छे से पढ़ो कि आप खुद से रिवाइज करो, फिर है ना। डाउट आए तो मुझसे पूछो, मैं हूं ही, किस लिए हूं, ठीक है। बढ़े आगे लिखें, आफ्टर दिस, इसके बाद, आफ्टर दिस 1 hour and 20 minutes, हाँ 1 hour and 20 minutes, ओके। आफ्टर दिस 1 hour and 20 minutes आर रिक्वायर्ड। गजब, पहले तो हमने 15 मिनट लगाए क्या काम करने में? वेरी गुड, पानी को 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचाने में। फिर इसने कहा आफ्टर दिस 1 hour and 20 minutes आर रिक्वायर्ड इन द सेम कंडीशन टू कन्वर्ट ऑल द वाटर इनटू वेपर। ठीक है, इसके बाद 1 घंटा 20 मिनट लगा क्या करने में? उस पूरे पानी को वेपर में कन्वर्ट करने में। समझ में आ रहा है? बहुत अच्छे। 1 hour 20 minutes आर रिक्वायर्ड इन द सेम कंडीशन टू कन्वर्ट ऑल द वाटर इनटू वेपर। ठीक है, बहुत अच्छे। लिखें, कैलकुलेट द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर। कैलकुलेट द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर। Calculate the latent heat of vaporization of water given CW। CW मतलब specific heat of water कितनी है? 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ओके, स्मॉल सी दिया है और एल पूछा है, क्या बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखो एक और बात बता रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन में उन लोगों को कभी कभी फायदा हो जाता है। बताओ किन लोगों को? जो लोग रट्टा मार के चीजें पढ़ते हैं। बताओ कैसे? जिसने लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर याद कर रखी होगी या उसको याद रही होगी, तो कुछ भी कुचुर मुचुर इधर उधर करके लास्ट में आंसर अगर वो लिख देगा तो बहुत ज्यादा चांस है इस बात की कि उसका आंसर सही हो जाएगा। बिकॉज वो जब पूछ रहा है लेटेंट हीट ऑफ वाटर, तो वाटर की लेटेंट हीट यार वही आएगी लगभग। बहुत कम चांस है कि अलग कुछ पूछा होगा। इतना दिमाग लगा के क्वेश्चन पूछा हो कि होती कुछ और है आएगी कुछ और, ऐसा बहुत कम चांस है। लेकिन तुम ही याद कौन रखेगा भाई? मेरे तो याद नहीं है, तो तुम्हें याद हो जाए तो अच्छी बात है। मैंने कहा ना, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन में फायदा हो जाता है उस बच्चे को कि आंसर सही लिख देगा तो नंबर मिल जाएंगे। लेकिन आप इस चक्कर में मत पड़िए, आपको समझना है चीजों को। बताओ क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आया? बहुत बढ़िया। चलो जी, क्वेश्चन में अगर आपकी बात समझ में आ गई तो आप मुझे बताएं जरा क्या करेंगे। एक बार दिमाग लगाओ, मैं भी करवा नहीं रहा हूं, पहले तुम लोग दिमाग लगाओ। सुनो अब मेरी बात ध्यान से। मैं इससे पहले फिर एक क्वेश्चन और पूछूंगा आपसे, वो समझ में आपको आ जाएगी जल्दी, फिर वो आ जाएगा तो फिर आइडिया लगेगा। सुनो, मान लो मैंने आपसे कहा, मैंने वही जो कल क्वेश्चन आपसे कराया था, कल जो क्वेश्चन कराया था उसी को वापस रिवाइंड कर रहा हूं कि हमारे पास 10 किलोग्राम आइस का एक टुकड़ा है जिसका टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस है। उसको हमें सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट करना है जो कि 300 डिग्री सेल्सियस पर लाई करनी चाहिए। यही था कल का क्वेश्चन। बहुत अच्छे। इस काम को करने में कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी, ये मैंने पूछा था कल की क्लास में। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछ लूं, बताओ इस काम को करने में कितना समय लगेगा? यही सेम क्वेश्चन बार बार कर रहा हूं, यही तो बस खासियत है। एक क्वेश्चन करो 50 आ जाएंगे आपको,
अगर इसका इस्तेमाल करोगे। अगर मैंने आपसे पूछा, जो मैंने कल क्वेश्चन पूछा था, उस काम को, उस क्वेश्चन को करने में, उस क्वेश्चन के लिए जो हीट चाहिए थी वो तो आपने निकाल दी थी, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5 करके। लेंथी गया था क्वेश्चन, लेकिन कोई बात नहीं, समझ में आ गया था, मजा भी आया था। लेकिन अगर मैंने पूछ लिया बताओ कितना समय लगेगा इस काम को करने में, तो पहले आप मुझसे सवाल करेंगे, सर समय तो हम बाद में बताएंगे, पहले ये बताइए ये काम कराया कैसे जा रहा है। कोयले से गर्म कर रहे हैं उस बर्फ को, हीटर से गर्म कर रहे हैं उस बर्फ को, या लकड़ियों से गर्म कर रहे हैं भैया उस बर्फ के टुकड़े को? समझ रहे हो ना? आप पहले मुझसे सवाल करेंगे, मैं पूछूंगा तुम मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो। सुनो कैसे पढ़ा रहा हूं। जब तुम मुझसे सवाल करोगे कि भैया समय तो हम तभी बता पाएंगे ना, हम अपनी अभी तक की जानकारी के मुताबिक इतना तो कर सकते हैं कि हम टोटल हीट कितनी जरूरत पड़ेगी वो निकाल लेंगे, निकल जाएगा। टोटल अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड तो निकल जाएगा ना। कौन कौन से फॉर्मूले लगाएंगे? Q बराबर MC डेल्टा T, Q बराबर ML, यही दो फॉर्मूले यूज होंगे। टोटल अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड मिल जाएगा। मिल गया सर। अब हमें आप ये तो बताइए ये काम आप किससे कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं ये काम। तो मैं पूछूंगा तुम्हें इस बात की जरूरत क्यों पड़ गई, ये क्यों पूछ रहे हो मुझसे कि हम ये काम कैसे कर रहे हैं। तो तुम पहली बात तो तुम अगर मुझसे सवाल करोगे तब तो मैं सवाल करूंगा ना। अब जब तुम मुझसे सवाल करोगे कि भैया ये काम कैसे किया जा रहा है, हीटर से, गैस से, चूल्हे से, या जो घरों में चूल्हा जलता है उससे, किस मतलब जो नॉर्मल गांव में चूल्हा जलता है उससे, किस तरह के प्रोसेस से काम हो रहा है, ठीक है ना। ठीक है, तो अभी देखो सुनो मैंने क्या कहा भाई। हमने ये पूछा कि अगर मान लीजिए भैया आप मुझसे, मैं फिर पूछूंगा ये क्यों पूछ रहे हो, तो वही बच्चा तो पूछेगा ना मुझसे ये बात भी कि भैया हीटर से गर्म कर रहे हैं कि गैस से, जिसके दिमाग में कुछ आया होगा। क्या आया होगा उसके दिमाग में? भैया हीटर की हीट गिवन कैपेसिटी पर मिनट अलग होगी, चूल्हे की, जो नॉर्मल चूल्हे होते हैं लकड़ी वाले, उपले वाले, उनकी हीट गिवन पर सेकंड या पर मिनट कैपेसिटी। इंडक्शन होगा तो उसकी पर मिनट कैपेसिटी अलग होगी। समझ में आ रही बात ना? इलेक्ट्रिक हीटर होगा तो अलग होगी, गैस चूल्हा होगा तो उसकी, बोलो कुछ समझ में आ रहा है। और सर वो जो हलवाई वाली भट्टी होती है उसकी, तो मतलब हर एक की सर अलग अलग कैपेसिटी, पर मिनट हीट देने की जो क्षमता होती है वो अलग अलग होती है। इसलिए सर जब तक आप मुझे ये नहीं बताएंगे कि आप ये काम किससे कर रहे हैं, तब तक मैं आपको ये नहीं बता पाऊंगा कि कितना समय लगेगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? ऐसे सोचो, बार बार कह रहा हूं, इंटेलेक्चुअल्स की तरह सोचो, लोग पढ़े लिखे लोगों की तरह सोचोगे। भैया ये पहले जानना पड़ेगा ना, तब तो वो बता पाएंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इसमें जो ये आपने मुझसे पूछा था कि हीटर की जरूरत पड़ी किसकी, तो इसमें आपने क्या सोचा था अपने दिमाग में कि यार पर मिनट कितनी हीट मिल रही होगी, ये पहले पता होना चाहिए। अब पर मिनट हीट पर मिनट क्या होता है? पावर होती है। नहीं समझे? पावर का फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम, क्या 10th क्लास में नहीं पढ़ा? पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, समझ गए ना। और एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, नहीं पढ़ा? 100 वाट का एक बल्ब 10 मिनट तक जलता रहे, कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा? नहीं क्वेश्चन किए थे? इस तरह के क्वेश्चन 10th में किए होंगे शायद, है ना, कि भाई 100 वाट का एक बल्ब अगर 10 मिनट तक जलता रहे तो कितनी पावर कंज्यूम करेगा। अगर नहीं भी किए तो दिमाग लगाओ ना। 100 वाट मतलब क्या? 100 वाट मतलब क्या? 100 जूल पर सेकेंड। 100 वाट की पावर का बल्ब का मतलब ही यही होता है। किसी बल्ब के ऊपर अगर लिखा है 100 वाट तो इसका मतलब ये होता है कि वो 100 जूल एनर्जी पर सेकंड खर्च कर रहा है। अगर वो जल रहा है ना तो समझो हर सेकंड कितनी एनर्जी खर्च कर रहा है? 100 जूल। 100 वाट का जो बल्ब होता है, इसलिए 20 वाट का हमने क्या कहा कि भाई कम वाट का लेके आना, मतलब कम वाट लाना, मतलब हर सेकंड अगर आप 100 वाट को हटा के 20 वाट लगा दे रहे हो, इसका मतलब हर सेकंड 80 जूल बचा रहे हो। समझ गए ना? कोई डाउट तो नहीं? हर सेकंड 80 जूल बचा रहे हो। और वो अगर 12 घंटे 15 घंटे अगर वो बल्ब जल रहा, कितनी एनर्जी बचा ली आपने? इसी को कहता है एनर्जी सेविंग। इसीलिए तो आज एलईडी ने सारे बल्ब हटा दिए। समझ में आ रही बात ना? लाखों करोड़ों जो बल्ब पहले पुरानी जितनी ट्यूबलाइट्स हुआ करती थी और पुराने जितने 100 वाट वाले वो पीले वाले बल्ब होते सब हट गए। आप देखो कहां लैब में, कहीं नहीं मिलेगा। बड़े बड़े ऑडिटोरियम कुछ भी, कहीं भी, इवन सड़कों तक पे नहीं मिलना आपको। वो सड़कों तक पे भी क्या लग रही है? एलईडीज लग रही हैं। तो एलईडी ये होता है, ये मैंने कहा ना, ऐसे बनो, ऐसे बन जाओ कि आपकी पहचान, आपकी सोच एलईडी के जैसे बनो, एलईडी के जैसे। कुछ समझ में आ रही बात ना? मतलब इतनी उसने इतना क्वालिटी अपने अंदर भर ली है ना, एलईडी के अंदर इतनी क्वालिटी है कि उसने सारे, मैं कह रहा हूं इतनी पूरी दुनिया में पहले वही बल्ब यूज होते थे, वो जो पुराने आते थे गोल वाले बल्ब, 100 वाट के पीले वाले बल्ब, पूरी दुनिया में वही यूज होते थे। आज पूरी दुनिया में से वो हट गए हैं। सोचो, तो इतनी ज्यादा अलग चीज आ गई, एक नई टेक्नोलॉजी ने सब कुछ हटा दिया पुराना। खैर, तो कुल मिला जुलाकर सर पावर अगर मुझे पता हो तो मैं पावर इंटू टाइम करके क्या निकाल सकता हूं? एनर्जी निकाल सकता हूं। समझ गए ना?
तो ये जो इलेक्ट्रिक हीटर है इसकी पावर क्वेश्चन में नहीं दी गई है, उसको मुझे मानना पड़ेगा। कुछ बात समझ में आ रही है? अब मैं, अच्छा सुनो, अगर मेरी बात ध्यान सुनो, जैसे मैंने अभी कल वाले क्वेश्चन में पूछा, कल वाले क्वेश्चन में बताओ कितना टाइम लगेगा, और अगर मैं आपके दे दूं कि आप मुझसे पूछते भैया किससे काम कर रहे हैं, मैं बोलूंगा हीटर से कर रहे हैं, फिर आपका सवाल उठना चाहिए भैया हीटर की पावर कितनी है, तो मैं बोलूंगा भैया 2 किलोवाट का हीटर है। 2 किलोवाट का हीटर है मतलब 2000 जूल पर सेकेंड खर्च करेगा, उधर से खर्च करेगा, इधर पानी को देगा, बशर्ते कि, और ये हम सब पढ़ रहे हैं कि हीट गेन लॉस तब तक ही मानते हैं, हम आइडियल सिचुएशन में पढ़ रहे हैं क्वेश्चंस को, एनवायरमेंट में जो लॉस हो रहा है उसको नहीं कंसीडर करते, हम उसको कंसीडर ही नहीं करते, हम सोचते हैं कि जो आया उस पूरा गया है, काम में गया है पूरा, समझ रहे हो ना? ठीक है, तो इसका मतलब सर 2000 जूल पर सेकंड, जो हीटर 2 किलोवाट का होगा वो 2000 जूल पर सेकंड एनर्जी दे रहा होगा पर सेकंड। मुझे कितने की जरूरत पड़ी थी? कल वाले क्वेश्चन में कुछ आया था आपका 8 करोड़ कुछ करके आया था ना, ये 8 लाख कितना, 88 लाख आया था शायद, है ना? हाँ 88 लाख 50,000 मान लो 88 लाख 50,000 जूल, ये दिस इज द टोटल एनर्जी। और अगर मैंने हीटर की पावर दे दी आपको कितनी, 2000 जूल पर सेकंड, तो टोटल एनर्जी को हीट ऑफ पावर ऑफ हीटर से क्या कर दूंगा, डिवाइड, क्योंकि टाइम निकालना है, अब टाइम निकालना है। फॉर्मूला समझो, तुम लोग यहां पे सीखते हो, तुम्हें लगता है यहां नहीं समझाएंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, ये फॉर्मूला होता है। इसी से 3 फॉर्मूले बनते हैं, जैसे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से 3 फॉर्मूले बनते हैं, वैसे ही पावर बराबर एनर्जी अपॉन टाइम से 3 फॉर्मूले बनते हैं। इस एनर्जी बराबर पावर इनटू टाइम, टाइम बराबर एनर्जी अपॉन पावर। समझ गए? अगर टोटल एनर्जी मतलब टोटल हीट रिक्वायर्ड आपको पता है, जो आपने कल निकाली थी, और पावर आपको मैंने क्वेश्चन में दे दी है पावर हीटर की, आप आराम से मुझे टाइम बता दोगे कितने टाइम में ये हीटर इस काम को कर देगा। कुछ बात समझ में आ रही है? ये नहीं कि आपने बस हीटर चलाया छोड़ दिया, पता लगा दिन भर चल रहा है, तो वो पानी जो है ना, जहां आप 300 डिग्री पर रखना चाहते थे वो 300 डिग्री छोड़िए 800 डिग्री पे पहुंच गया, और अगर पूरे दिन चला के छोड़ दिया तो पता लगा सर वो बर्तन जिसमें वो आप क्या कर रहे थे, उस पानी को उबालने की कोशिश कर रहे थे, भाप बना रहे, वो भी पिघल गया। ठीक है ना? और क्या, जब लगातार टेम्परेचर देते जाओगे, पूरा दिन हीटर चला के छोड़ दोगे तो यही होगा ना फिर। कुछ बात समझ में आ रही है? बहुत अच्छे। तो हम टाइम देखेंगे, बाकायदा सॉल्व करेंगे, इतना टाइम लगेगा, इतने टाइम के बाद ये काम हो जाएगा। ठीक है ना? क्लियर? अब ये तुम्हें लगता है कि सर ये फिजिक्स हम क्यों पढ़ रहे हैं बिना बात में, फिर कह रहा हूं बायो वाले बच्चों के लिए ये सब, भाई आपको यही तो देखना है कि हमें किसी बंदे को कितनी देर के लिए, अभी आप देख रहे हो कि बहुत सारी चीजें हैं, अगर किसी व्यक्ति को हमें क्या करना है, मान लो कि कुछ बच्चों को क्या हो जाता है, जॉन्डिस वगैरह हो जाता है, ठीक है ना, पीलिया हो गया बच्चे को, अब जो कहते हैं भैया सनलाइट में बैठो, या तो अब सनलाइट में क्या दिन में थोड़ी बैठोगे, दिन की लाइट से कुछ नहीं होता, सुबह की लाइट से होता है फायदा। तो अब उसके लिए क्या भी होते हैं, आर्टिफिशियल तरीके भी हैं, आर्टिफिशियल तरीकों से भी लाइट दी जाती है। अब ये थोड़ा नहीं कि आपने कहा भाई जरूरत है बच्चे को जो है ना, किसकी लाइट की जरूरत है, लाइट में रखो इसको, तो अब ऐसे थोड़े ना कि उस वाली लाइट में जो लाइट उसके लिए बहुत और चीजें भी तो देखनी है ना, ये थोड़ी कि 24 घंटे उसको लाइट में रखो भाई, खाली ये थोड़े नहीं देखना कि बस पीलिया हुआ है तो उससे लाइट में रखना उसको, ये देखना पड़ेगा उसके साथ और भी चीजें हैं, इतने घंटे इस लाइट के कांटेक्ट में रहने से और भी नुकसान हो सकते हैं, तो इतना दिमाग तो लगाना पड़ेगा ना। कुछ बात समझ में ना? कितने दिन के लिए आप इसको मशीन में रखोगे, ये सब सुनते हैं ना, मशीन में रखना, ये आम लोगों की भाषा है ना, ये समझ गए ना, नहीं तो एक डॉक्टर की भाषा में बात करेंगे तो वो तो फिर उन मशीनों का नाम लेगा ना। लेकिन जैसा मैंने कहा था भाई, ये बच्चे को हमने कई बार आपने सुना होगा ना कि भैया किसी बच्चे को मशीन में रखा गया है, अब मशीन में रखा गया है का मतलब समझ रहे हो ना, अब ये थोड़ी कितने, तो दिमाग इतना, डॉक्टर के पास इतना दिमाग होना चाहिए, नहीं पता लगा तुमने उसको ठीक करने के लिए रखा था उसको और तुमने नुकसान पहुंचा दिया, समझ में आ रही बात ना? तो पता, ये सब दिमाग लगाना पड़ेगा कि भाई ये हमें इसकी मात्रा इतनी है अभी फिलहाल इसके शरीर में, और मुझे इसको इतने से इतना रिड्यूस करना है या इतने से इतना इंक्रीज करना है, इतने से इतना इंक्रीज करना है, तो पर डे अगर मैं इतने टाइम तक इसको ये डोज देता रहूंगा तो ये इतने दिन में ये डोज इसकी पूरी हो जाएगी, उतने दिन में खत्म काम। ये थोड़ी कि अब आप तुक्के लगा रहे हो कि चलो 8-10 दिन रख के देख लेते हैं ना, अनपढ़ों की तरह नहीं काम करना है, पढ़े लिखे। तो इसलिए फिजिक्स जो है ना, मैं ऐसा नहीं बच्चों जो हम पढ़ रहे हो नुकसान हमें कहीं काम नहीं आएगा, काम आएगा पक्का। इसलिए दिमाग, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। अच्छे डॉक्टर में और एक नॉर्मल डॉक्टर में फर्क होता है, यही फर्क होता है, ठीक है ना, कि पता लगा उसने एक आम सा डॉक्टर उसने एक बीमारी तो ठीक कर दी लेकिन 4 बीमारी और पैदा कर दी शरीर में, तो जिस बीमारी का आप इलाज कराने गए तो ठीक हो गया, लेकिन 4 बीमारी और पैदा कर दी, हाई एंटीबायोटिक दे दिए सर, इतने तगड़े एंटीबायोटिक दे दिए कि आप उस बीमारी से तो ठीक हो गए जो बीमारी थी आपको, लेकिन दुनिया भर के और आपको बीमारियां देके भेज दी उसने, ठीक है ना, समझ गए? चलो खैर,
अभी क्लियर होगा? जो आप मुझसे टाइम का फंडा पूछ रहे थे कि टाइम क्यों आ रहा है, मिल गया फंडा, समझ में आ गया टाइम क्यों दिया है? ओके, अब यहां जाओ, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही अच्छा है, इसलिए मैंने इस पे टाइम लगा दिया इतना। समझो, अब मान लिया कि जिस इलेक्ट्रिक हीटर से उसको यूज कर रहे हैं, जिस इलेक्ट्रिक हीटर को हम यूज कर रहे हैं, उसकी पावर कितनी है? लेट, है ना, लेट द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर। नहीं दी है ना क्वेश्चन में, दी होती तो कोई समस्या ही ना होती हमें, लेकिन हमने मान लिया कि इलेक्ट्रिक हीटर की पावर कितनी है? पी है। समझ गए ना? अगर इलेक्ट्रिक हीटर की पावर पी है तो मैंने पहले उसको कितनी देर तक चलाया, बताइए। अब इसको भी मैं लिख देता हूं। सर ये है कितना? पी वाट। मैंने कितना मान लिया? मान लीजिए पी वाट। अगर पी वाट है तो इसका मतलब पी जूल पर सेकेंड। वाट का मतलब पी जूल पर सेकेंड। तो आप मुझे बताओ, हीट गिवन बाई हीटर इन फर्स्ट 15 मिनट्स। बताओ पहले 15 मिनट में कितनी हीट दे देगा ये हीटर? सर ये दे देगा P इंटू हीट चाहिए ना, Q1, मैं इसको Q1 कह रहा हूं। Q1 बराबर कितना? P इंटू 15 इंटू 60। वेरी गुड। क्यों भाई? क्योंकि ये मिनट में है और ये मिनट को सेकंड में बदल दिया। हो गया, बहुत बढ़िया। कुल मिला जुलाकर ये आ गया सर 900P। दिस इज Q1। ये Q1 किस काम में गया? क्या आप में से मुझे कोई बता सकता है ये Q1 किस काम में गया? तो सर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही Q1 किस काम में गया होगा? MC डेल्टा T, पानी को गर्म करने में गया है। कितने टेम्परेचर कितने तक ले जाने में? 0 से 100 डिग्री ले जाने में। यार गजब क्वेश्चन है यार, मजा आ जाता है। मास दिया है क्या वाटर का? नहीं दिया है, कोई बात नहीं दिया तो हम फिर मानो एम मान लिया। सी दिया है क्या? वाटर का सी दिया है क्या? कितना? 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। और इसको हम ले रहे हैं पी वॉट, मतलब पी जूल पर सेकेंड। तो एक काम कर लेते हैं, 1 कैलोरी मतलब 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, मतलब 4200। नहीं समझे? सी की वैल्यू हो जाएगी 4200 कितना? जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। जिस सी का मतलब है 1 कैलोरी, इसने क्या दिया बच्चे? हमें सी दिया 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। मैंने सर कैलोरी को बदल दिया जूल में, तो 4.2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 1 कैलोरी में 4.2 जूल होता है, 1 कैलोरी में 4.2 जूल, तो 4.2 जूल अपॉन 1/1000 कर दूंगा सर किलोग्राम, और डिग्री सेल्सियस को उसमें रहने दूंगा। ये चला जाएगा ऊपर सर, ये बन जाएगा कितना? 4200 क्या जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस। समझ गए ना? बहुत अच्छे। मयंक ये ज्यादा है या ये ज्यादा है? बताओ मयंक, ये ज्यादा है या ये ज्यादा है? दोनों में से कौन ज्यादा? 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस और नीचे लिखा 42 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस। दोनों में से कौन ज्यादा? नीचे वाला ज्यादा है। सौरभ बात समझ में आ रही ना? कौन सा ज्यादा है? तुम्हें ऊपर वाला? ये मत, वैसे तुक्के मत लगाओ कि रुको ना यार, रुको ना, हद कर रहे है ना, रुको जरा, सबर करो, है ना। चलो ध्यान दो, गधो सुधर जाओ, सुधर है ना, सुधर जाओ। जब पढ़ोगे, जब सुनोगे, अटेंटिव रहोगे तो सही बताओगे। ये दोनों में ये बता रहे, ये जब लिखा है इधर सी, तो मूर्ख कहीं के ये भी नहीं दिख रहा, मैथ्स भी नहीं लग रही है कि सर दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड इक्वल ही होगी। नहीं समझे? एक बात। दूसरी बात, हम उसी सी को बदल रहे हैं। ये कितना जोर देकर उस समय समझाया था कि मैग्नीट्यूड अलग अलग हो जाने से चीजों की वैल्यू अलग अलग नहीं होती। 1 रुपया या 80 रुपए $1, मैंने कहा था उस समय बराबर, यही एग्जांपल दिया था। तो बच्चे वैल्यू सेम है, बस मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। एक में 80, एक में 1, है ना। डॉलर का 1 दोगे, रुपए के 80 दोगे, तब जाके के सेम वैल्यू बनेगी। कुछ बात समझ में मैं क्या बताना चाह रहा हूं? सिंपल। तो यहां भी सेम है, ये दोनों सेम है, ठीक है ना, कुछ अलग नहीं है। ध्यान नहीं दे रहे ना, इसलिए मैं पूछता हूं बीच बीच में क्वेश्चन, और फर्क नहीं पड़ता इन लोगों को। देखो अब डेल्टा टी बताओ। डेल्टा टी मतलब टेम्परेचर राइज 100 माइनस 0, तो सब कुल मिला जुलाकर कितना आ जाएगा? 42000, इतना आ गया, खत्म। ये पहले इक्वेशन में हमने छोड़ दिया। इतनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी, नहीं बस इतना ही तो आएगा, सही तो। इतनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी क्या करने के लिए? पहले 15 मिनट में हीटर ने इतनी हीट दी, और यही हीट किस काम में गई? इस काम में गई। इतने में कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। चलो जी, अब क्या किया? पहला हो गया, सेकंड हो गया, अब सेकंड केस में ले लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दूसरे केस में क्या कर रहा है वो?
1 घंटा 20 मिनट का समय लग रहा है क्या करने में, उसको भाप में कन्वर्ट करने में। तो भाई पहली बात तो अब हम कहेंगे हीट, अगले स्टेप में लिखूंगा हीट गिवन बाय हीटर, हीट गिवन बाय हीटर इन नेक्स्ट 80 मिनट। नहीं समझे? 1 घंटा 20 मिनट बाद 80 मिनट, समझ गए ना? अगले 80 मिनट में कितनी हीट देगा हीटर? सर Q2 बराबर कितना? पावर है सर P इंटू 80 इंटू 60, सर कितना? 4800 P। दिस इज Q2। क्लियर? ये Q2 कहां गया, किस काम में गया है? सर यही Q2 गया है ml में। बोलो समझ में आया कि नहीं? पक्का? m पता है क्या? नहीं सर, m जितना वहां था उतना यहां होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। समझ गए? जैसे कल के क्वेश्चन में हम 10 किलो लेके चले थे बर्फ, तो 10 किलो ही रखी थी बात तक, क्योंकि मास थोड़ी बढ़ जाएगा। क्लियर? ओके जी। तो m कितना हो गया? m ही रहा। l कितना दिया है? अरे यही तो पूछा है। तो गजब भाई गजब, क्या कहने हैं। तो सर ये हो गई आपकी इन दोनों से, इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड की थी, तो एक काम करो यहां से भी लिख दो क्या, ml बराबर कितना? 4800 p। ये हो गई थर्ड इक्वेशन। तुम्हें क्या चाहिए? मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, तुम्हें क्या चाहिए? L चाहिए, M तो नहीं चाहिए, P तो नहीं चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? बाई एनी हाउ P और M को भगाओ, L को लाओ। यही कॉन्सेप्ट्स होते हैं। कैसे भगा सकते हो बताओ? M और P को भगाओ, L को लाओ। कैसे भगा सकते हो? सर पहली वाली से P की वैल्यू निकालकर, कहां है पहली? ये रही ना। इसको भी मैंने आपस में इक्वेट क्यों नहीं किया? यहां से अभी इसको नहीं बनाते सेकंड, देखो ध्यान दो। यहां ये हो जाएगा सर 900 P बराबर कितना? 42,000 नहीं 4,20,000 M होगा। नहीं समझे? बहुत अच्छे। ये P अगर तुम्हें ऐसे दिक्कत हो रही है और अच्छा कर लो, इसको ऐसे कर लो, 4,20,000 M बराबर कितना? 900 P। यार क्या बात है, मजा आ गया। ये सेकंड और ये थर्ड। सर इन दोनों को अगर डिवाइड करा दूं तो M से M भी कट जाएगा, P से P भी कट जाएगा, कौन बचेगा? L बचेगा। जो चाहिए वो आ जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं? बहुत अच्छे, नोट करो जल्दी से, ठीक है ना? ये सब क्वेश्चन बढ़िया है भाई, अलग ही क्वेश्चन है सब। चलो इन दोनों को आपस में इक्वेट कर देना भाई, डिवाइड कर देना। 42,000 M अपॉन सर ml बराबर कितना? सर 900 P अपॉन 4800 P। P से P कैंसिल, M से M कैंसिल, L बराबर आ जाएगा 42,000 कितनी? 40 इंटू 4800 अपॉन में 900। ये खत्म सर, 20 से 20 कटा देना। इसके बाद सॉल्व करना, आपका जो आएगा वो आंसर जूल पर केजी में आएगा। घबराइए मत, सही है आपका आंसर। ये इसको सॉल्व करके यहाँ पे आंसर ले आइएगा। कर लेंगे? हो गया, आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। चलो बस अब इसी को कर लेते हैं, ठीक है ना? करो क्वेश्चन एक, ठीक है? लिखिए, इन एन एक्सपेरिमेंट द स्पेसिफिक हीट ऑफ ए मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एक्सपेरिमेंट on the specific heat of a metal, in an experiment the specific heat of a metal। अच्छा, in an experiment on the specific heat of metal, इसके जहां पे लिखा ना in an experiment, उसके बाद on लिख लीजिए। in an experiment on the specific heat of a metal, मतलब हम किसी मेटल की स्पेसिफिक हीट जानने के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना? किसी मेटल की स्पेसिफिक हीट जानने के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ओके जी, कॉमा लगा के लिखिए। ए 0.16 किलोग्राम ब्लॉक ऑफ मेटल, ए 0.16 किलोग्राम ब्लॉक ऑफ मेटल एट 200 डिग्री सेल्सियस, 210 ए 0.16 kilogram block of metal at 210 degree Celsius is dropped in a copper calorimeter, is dropped in a copper calorimeter, in a copper calorimeter
of water equivalent 0.03 kilogram of water equivalent 0.03 kilogram containing water equivalent 0.03 kilogram containing 0.12 kilogram containing 0.12 kilogram of water containing 0.12 kilogram of water at 30 degree Celsius containing 0.12 kilogram of water at 30 degree Celsius. ठीक है, हो गया यहां तक? The final temperature of the mixture is 48 degree Celsius. The final temperature of the mixture is 48 degree Celsius. The final temperature of the mixture is 48 degree Celsius. Calculate the specific heat of metal. Calculate the specific heat of metal. अब बेहतरीन क्वेश्चन है यार, सारे ही क्वेश्चन मजे गए हैं, ठीक है ना। थर्मोडायनेमिक्स मैंने आपको जब केमिस्ट्री पढ़ा था तब भी बड़ा मजे लेके आपको बताया था, उस समय बहुत मजे लेके पढ़ाया था, और अभी भी मैं आपको बहुत मजे लेके चैप्टर्स पढ़ा रहा हूं। अगर आप थर्मोडायनेमिक्स को सही से नहीं पढ़ेंगे बाद में पछताएंगे, ठीक है ना। बाद में, अभी ये मुश्किल नहीं है, बाद में मुश्किल खड़ी कर देगा, ठीक है ना। सुनो, क्वेश्चन कितने लोगों को समझ में आ गया? एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए और मुझे क्वेश्चन समझाने की कोशिश करिए। चलिए देखते हैं। देखो, इसे कहते हैं चैप्टर पूरा हो गया था, लेकिन न्यूमेरिकल ही कॉन्सेप्ट को सही क्लियर करता है। अगर ये न्यूमेरिकल नहीं करते तो चैप्टर तो पूरा हो चुका है, जितने कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें सब पूरा करा दिया मैंने, मतलब प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री तक कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन में, अगले चैप्टर में आएंगे तो हम लोग थर्मल कंडक्टिविटी ही पढ़ रहे होंगे, ठीक है ना, शायद वही आएगा, हाँ, ट्रांसफर ऑफ हीट। ओके, सुनो क्या कह रहा है ये। पहली बात, इस वाटर इक्विवेलेंट का मतलब समझ लो। वाटर इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट तो उसको भी छोड़ दो। आप बोलो कोई भी चीज इक्विवेलेंट का क्या मतलब होता है, मैं इससे पहले बता चुका हूं आपको। इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि सर इसकी जगह अगर ये चीज ले ली जाए तो भी वही काम होगा जो काम ये कर रही थी। समझ में आ रही बात ना? मेरी बात को समझ में आ रही है? जैसे सपोज करिए मैं आपको एग्जांपल के तौर पर कह सकता हूं कि सर ऑडी के इक्विवेलेंट ऑल्टो भी होती है। समझ में आ रही बात ना? और क्या भाई, इक्वल नहीं होती है, इक्विवेलेंट होती है, इक्वल नहीं होती है। देखो तुम्हें कितना कितना बुरा लग गया, कितना बुरा लग गया है ना यार, कैसी बातें कर रहे हो। फिर अब मैं कहूंगा, अब वापस मैं बताऊंगा, बीटेक के इक्वल बीए भी होता है, इक्विवेलेंट, बीटेक के इक्विवेलेंट बीए भी होता है। यहां नहीं बुरा लग रहा है क्योंकि तुम्हारे दिमाग में पिक्चर बन गई, ऑडी की पिक्चर बड़ी और ऑल्टो की पिक्चर बहुत छोटी बन गई है दिमाग में। हाँ, उसको आपने मतलब सुनो, ठीक है। जबकि आप बीटेक और बीए में नहीं समझ रहे हो, बिल्कुल वैसा ही है। बीटेक बीए में आप उसी तरह समझ लो कि भाई ये बीटेक वाला इतना पैसा खर्च करके बीटेक कर रहा है, और बीए तो सर आराम से आपका 6-7-8 हजार रुपए साल में हो जाता है, आराम से साल भर की फीस 6-7-8 हजार रुपए जाएगी, ठीक है ना। आपका काम बन जाएगा। सरकारी यूनिवर्सिटी से अगर कर रहे होंगे तो इतनी भी नहीं जाएगी, ठीक है। बीए में जो समझो बात, ध्यान समझो। इक्विवेलेंट का मतलब होता है सर ये और ये कुछ मामलों में इक्वल है और कुछ मामलों में इक्वल नहीं है। जैसे ऑडी और ऑल्टो एक मामले में इक्वल है। किस मामले में? सर ये भी 4 व्हीलर है, ये भी 4 व्हीलर है, ये भी 4 ही पैसेंजर के लिए बनाई गई है, वो भी 4 ही पैसेंजर के लिए बनाई गई है, ये भी 4 पैसेंजर को यहां से चारबाग तक ले जा सकती है। अरे 4 के लिए होती है सही मायनों में, तो बताओ अब अपनी तो तुम्हारी मर्जी है, तुम 7 बैठा लो, कोई बात नहीं ना भाई। अपने घर के लोगों को तुम 7 को बैठा लो, कौन फर्क पड़ता है, बनती 4 के लिए है, ठीक है ना। ओके, तो अभी मैंने क्या कहा, फिर ये भी इन 4 लोगों को वहां तक ले जा सकती है, वो भी उन 4 लोगों को वहां तक ले जा सकती है। तो ये दोनों इन मामलों में इक्विवेलेंट है। बट सर अब चीजें कुछ मामलों में डिफरेंट है। जो लग्जरी उसमें बैठ के आ रही है सर वो नहीं यहाँ पे आएगा। इसका मतलब है कि वो इक्वल नहीं है, दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट का मतलब अगर इसको हटाकर ये लाया जाए तो वही काम करेगा जो काम वो कर रहा है, ठीक है ना, काम वही करेगा। समझ गए? अब अभी को डाउट है? अब यहां समझो, यहां सर इसका क्या मतलब हुआ। इसने कहा एक कॉपर कैलोरी मीटर, कॉपर कैलोरी मीटर, मैंने कल इसका जिक्र किया था आपसे कि ऐसी वो डिवाइसेस जिनमें हम ये काम करते हैं, हीट गेन हीट लॉस वाला जो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर को सही से काम कराता है, उन डिवाइस को, उस डिवाइस को हम क्या कहते हैं, कैलोरी मीटर कहते हैं, कैलोरी मीटर। तो ये जो कैलोरी मीटर बनाया गया कॉपर के मेटल का बनाया गया है, कॉपर के मेटल से बना हुआ एक कैलोरी मीटर है। उसका
अलग से सब कुछ नहीं बता करके क्या कह दिया, वो जो पूरा कॉपर कैलोरीमीटर है वो पूरा 0.3 किलोग्राम वाटर के इक्विवेलेंट है, ठीक है ना, 0.03 किलोग्राम वाटर। मतलब कहने का ये हुआ कि 0.03 किलोग्राम वाटर का टेम्परेचर जितना, मतलब इतना टेम्परेचर अगर हम 0.03 किलोग्राम वाटर का रेज करें या इस कॉपर कैलोरीमीटर का रेज करें तो दोनों में दी गई हीट बराबर होगी। कुछ बात समझ में आई? नहीं आई? सुनो इधर, ये डिब्बा है मान लीजिए, अब इस डिब्बे में मैं इस डिब्बे में कोई किसी चीज को डालकर या कोई मिक्सचर को गर्म कर रहा हूं। पहले हमने इस डिब्बे में पानी भर लिया, अब हम इस डिब्बे के अंदर कोई गर्म लोहे का गोला डालकर इसमें भरे हुए पानी को गर्म करना चाहते हैं। तो ये अकेला थोड़ी ना पानी गर्म होगा, अकेले पानी थोड़ी ना हीट लेगा, ये डिब्बे की दीवारें भी तो लेंगी, डिब्बा भी तो मेटल का बना हुआ है। अगर वो हीट दे रहा होगा तो खाली पानी को थोड़ी दे रहा होगा। क्या गर्म पानी बाल्टी में डालने पर, एल्युमिनियम की बाल्टी में, लोहे की बाल्टी में डालने पर, प्लास्टिक की बाल्टी में भी डालने पर गर्म पानी, क्या आपको उसकी दीवारें गर्म नहीं लगती? जैसा क्या मतलब हुआ सर, हीट तो दीवारों में भी जाएगी ना। अब क्लियर हुआ? तो मैं जब इसको हीट दूंगा अंदर तो सर ये जो बाहर कॉपर की बनी हुई दीवारों का ये कैलोरीमीटर है तो वो कॉपर की दीवारें भी क्या होंगी, हीट गेन करेंगी। बोलो करेंगी कि नहीं? कौन हीट लॉस करेगा इस क्वेश्चन में? कौन हीट लॉस करेगा? सर इसने कहा मेटल ब्लॉक है जिसका टेम्परेचर कितना है 210 डिग्री सेल्सियस, वो 210 डिग्री सेल्सियस वाला मेटल ब्लॉक हीट लॉस करेगा और जो उसके अंदर पानी भरा हुआ है, कैलोरीमीटर में कितना पानी भरा हुआ है 0.12 किलोग्राम, मतलब 120 ग्राम, और वाटर इतना ये पानी भरा है, वो पानी गर्म होगा, उसके साथ साथ इस कैलोरीमीटर की दीवारें भी गर्म होंगी। तो उसने क्या कहा है, उसने कहा ये जो कैलोरीमीटर है ये 0.03 किलोग्राम वाटर के इक्विवेलेंट है। मतलब अगर इसकी जगह हम जितनी हीट ये लेगा, उसमें से जितनी हीट ये लेगा उतनी ही हीट अगर हम लोग इसकी जगह वाटर को देते तो उसका टेम्परेचर उतना ही राइज हो जाता जितना इसका हो रहा है। समझ में आ गई बात ना? अरे भाई इसमें पानी भरा हुआ है, जो हीट इसको मिलेगी पानी को, वो पानी का हीट टेम्परेचर राइज करेगी और साथ ही साथ इसका भी टेम्परेचर राइज होगा। तो या तो सर मुझे आप अलग अलग बताइए दोनों का, क्या इसकी पानी की स्पेसिफिक हीट अलग बताइए, कॉपर की स्पेसिफिक हीट अलग बताइए, फिर मैं क्या करूंगा हीट गेन बाय वाटर प्लस हीट गेन बाय कॉपर कैलोरीमीटर इज इक्वल टू हीट लॉस्ट बाय मेटल ब्लॉक होगा। अरे मेटल ब्लॉक हीट लॉस करेगा कि नहीं करेगा? या मेटल का ब्लॉक कितने टेम्परेचर पे है 210 डिग्री सेल्सियस पे है और पानी कितने टेम्परेचर पे है 30 डिग्री सेल्सियस पे है। तो हाईयर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर हीट ट्रांसफर होगी कि नहीं होगी? क्या कर रहे हो भाई? जब कोई हॉट बॉडी किसी कोल्ड बॉडी के कांटेक्ट में ला जाती है तो उस हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की ओर हीट का ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाता है और तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों का टेम्परेचर इक्वल। समझ गए? एक बात। दूसरी बात, सर ये काम करने में, टेम्परेचर को इक्वलाइज करने में, ये चीज जितना हीट लॉस करती है उतना ही दूसरे वाली हीट गेन करती है। दिस द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। अब आई बात समझ में? तो मैंने एक कॉपर का, छोड़ो सारी बातें कैलोरीमीटर वेटर ये सब बकवास है, कुछ नहीं है। मैंने कॉपर का बना हुआ एक भगोना लिया, उसमें 0.12 किलोग्राम पानी डाला, उस भगोने का और पानी का टेम्परेचर कॉमन कितना है इस समय 30 डिग्री सेल्सियस है। क्लियर? अभी कितना है 30 डिग्री सेल्सियस। मैं इस पानी को 30 डिग्री सेल्सियस से 48 डिग्री सेल्सियस पे ले जाना चाहता हूं। यही सब क्वेश्चन की डिमांड है कि नहीं है? यही बोला है ना कि भाई बाद में ना उसका द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर, मिक्सचर से मतलब कॉपर जो भी उसमें पड़ा है सब, उसका फाइनल टेम्परेचर कितना होना चाहिए 48 डिग्री सेल्सियस। 30 से बढ़ा के इसका टेम्परेचर 48 करना बिना हीट दे तो ये हो नहीं सकता। इसके दो रास्ते हैं, तो नीचे से गर्म कर दो या तो कोई इसमें गर्म चीज डाल दो। कुछ बात समझ में आई ना? तो हमने इस पानी में क्या कर दिया, गरम गरम 210 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे लाई करने वाला कोई मेटल का टुकड़ा डाल दिया। समझ में आ रही बात ना? अब बताओ इतने में कोई दिक्कत हो? उसका मास भी दे दिया, वो टुकड़ा कितने मास का वो भी दे दिया। सब क्लियर है? तो क्या होगा सर, जब ये तमतमाता हुआ मेटल का टुकड़ा हम इस पानी में डालेंगे तो छन छन की आवाज आएगी और पानी क्या होगा, गर्म होगा। अब कुछ बात समझ में आ गई? इससे ज्यादा और प्रैक्टिकल कौन समझाएगा भाई? कुछ समझ में आ गया? ओके। तो भाई ये जो मेटल का टुकड़ा है ये हीट लॉस करेगा और जो वो पानी और कॉपर कैलोरीमीटर जो बर्तन है वो हीट गेन करेगा, क्योंकि वो पहले लोअर टेम्परेचर पे थे, वो हाईयर टेम्परेचर पे था। तो हाईयर टू लोअर हीट ट्रांसफर होना शुरू होगी, एक हीट लॉस करेगा, एक हीट गेन करेगा। वही पुरानी कहानी जो मैंने अभी 2 मिनट पहले बताई थी कि अगर एक अमीर हो रहा होगा तो दूसरा कोई ना कोई गरीब हो रहा होगा। ठीक है ना? समझ में आ रही बात ना? बहुत अच्छे। चलो जी, तो अब इसका सीधा मतलब यही हुआ। अब अभी क्लियर हो गया? अब क्या करोगे,
तो इसके बाद उसने क्या कहा कि पानी इसमें कितना है 0.12 किलोग्राम। ये जो कॉपर का बर्तन जो हीट लेता है लेगा ना उस प्रोसेस में, मान लो ये उतने के बराबर हीट लेगा जितना, अगर मान लो इसमें जितना 0.03 किलोग्राम वाटर लेता। अब बात समझ में आ गई? ये जो बर्तन है ना, बर्तन को जाने वाली हीट उतने ही के बराबर होगी। इससे फायदा उसको क्या मिल गया? इससे उसको कॉपर का स्पेसिफिक हीट नहीं बताना पड़ा आपको, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं थी। अगर वो हमें अलग अलग बता देता, कॉपर का स्पेसिफिक हीट अलग बता देता और वाटर का अलग बता देता, तो हम बोलते भैया वाटर ने इतनी हीट गेन की होगी, कॉपर ने इतनी हीट गेन की होगी, एमसी डेल्टा टी लगा करके, क्योंकि कॉमन टेम्परेचर तो दोनों का 48 ही है। कुछ समझ में आ रहा है? फिर दोनों को जोड़ लेते, ये निकल आता क्या? टोटल हीट गेन। टोटल हीट गेन और हीट लॉस कहां से आएगा? फिर वही एमसी डेल्टा टी से हीट लॉस आ जाएगा किसका? ब्लॉक का। लेकिन मुझे उसका सी नहीं पता, वही मुझे निकालना है, वही तो क्वेश्चन पूछा है। क्या मुश्किल है यार, बोलो समझ में आया कि नहीं? अब क्लियर हो गया? सर इसने कॉपर का स्पेसिफिक ना देके उसकी जगह क्या दे दिया? वाटर इक्विवेलेंट दे दिया। मतलब इसने बोला कि सर ये बर्तन समझ लो कितने पानी के इक्विवेलेंट है? 0.03 किलोग्राम पानी के इक्विवेलेंट है, इक्वल नहीं है। अब आई बात समझ में? अब जैसे मैंने अभी 2 मिनट पहले आपसे बोला था ऑडी और ऑल्टो आपस में इक्विवेलेंट है, तो आप एकदम से चौंक गए थे। अगर कोई किसी अनजान व्यक्ति को, किसी कम पढ़े लिखे व्यक्ति को आप ये कहोगे कि 0.03 किलोग्राम पानी और कॉपर का बर्तन, ये कॉपर का भगोना क्या है? इक्विवेलेंट है, वो टेंशन में आ जाएगा। कुछ बात समझ में ना? बट उसका मीनिंग समझ रहे हो? हम तो पढ़े लिखे हैं ना, हमें तो समझ में आना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। मतलब यह है कि 0 पॉइंट, ये किस मामले में इक्विवेलेंट है? इस मामले में इक्विवेलेंट नहीं है कि पानी जैसे पी लेते हो वैसे इसको भी पी लो। इस मामले में तो अलग हो गया ना, कॉपर को पी तो नहीं सकते ना पानी की तरह, इस मामले में अलग हो गया। लेकिन किस मामले में सेम है? सर पानी का टेम्परेचर 0.03 किलोग्राम पानी का टेम्परेचर राइज करिए या इस बर्तन का टेम्परेचर उतना राइज करिए, दोनों में सेम अमाउंट ऑफ हीट जाएगी। अब समझ में आया? इसको इक्विवेलेंट कहते हैं। अभी कोई डाउट है? बढ़े आगे? बहुत अच्छे। तो जल्दी से बच्चों मुझे बताओ कि ये तो कॉपर का बर्तन हो गया हमारा, ये हमारा इसमें पानी भरा हुआ है और ये जो है ना हमने मेटल का ब्लॉक डाल दिया इसके अंदर, ठीक है ना? तो आप मुझे बताओ लेट, क्या मान लोगे? लेट द स्पेसिफिक हीट ऑफ। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो जिनको ज्यादा समझाने पे ना वो फिर हटने लगते हैं, अरे अच्छा बहुत ज्यादा हो रहा है यार, इतना तो नहीं पढ़ा हमने, इतना पढ़ के हम कहाँ जाएंगे, ठीक है ना? जब भैया कुछ ज्यादा समझाने लगते हैं ना तो सोचते हैं यार इतना पढ़ के कहाँ जाएंगे। लेट द स्पेसिफिक हीट ऑफ, इतना पढ़ के भी यहीं रहोगे भाई, कहीं जाने लायक दशा में नहीं आ पाओगे इतना पढ़ के भी, बता रहा हूँ मैं आपको। जाने लायक दशा में तो भाई बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ जाएगा इससे, है ना? क्यों ऋतिक, समझ रहे हो ना? खूब पढ़ो जितना पढ़ सकते हो, आलस नहीं दिखाया करो जरा सा भी, आलस नहीं, ठीक है ना? टीचर को यार, घर वालों को थोड़ा लगे कि हम लोग पैसा खर्च कर रहे हैं इनके ऊपर तो ये लोग कुछ कर रहे हैं ना। तो बताओ, मान लिया कि स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल, मान लो कि उस मेटल की स्पेसिफिक हीट कितनी होगी? सी। हमें वो जो मेटल का टुकड़ा डाला उसके बताया नहीं उसने कि वो कॉपर का है कि एल्युमिनियम का है कि लोहे का है कि जिरकोनियम का है कि किसका है, समझ गए ना? कोई अनजान मेटल है बस, तो हमें उसकी क्या पता करनी है? स्पेसिफिक हीट। अब बात समझ में आई? ओके, बताओ अगर तुम में से कोई भी, अंजय, संकेत और इनमें से कोई भी मुझे बता दे, हीट लॉस्ट बाय मेटल ब्लॉक, हीट लॉस्ट बाय द मेटल ब्लॉक का फॉर्मूला क्या होगा? कितने के इक्वल होगा? बोलो कैसे निकालो? गेन को अभी छोड़ दो, अभी बस मुझे इतना पता करना है कि ब्लॉक ने कितनी हीट लॉस की है। वो तो बाद में हम कहेंगे कि ये लॉस और वो गेन आपस में इक्वल होगा, लेकिन लॉस कितनी की है? वेरी गुड, क्या लगाएंगे फॉर्मूला? एमसी डेल्टा टी, एमसी डेल्टा टी, एमसी डेल्टा टी। क्यू बराबर एम कितना दिया है? मेटल के ब्लॉक का एम कितना दिया है? 0.16, 0.16। सी डेल्टा टी कितना होगा? देखना चाहूंगा कौन बताएगा, देखना चाहूंगा कौन बताएगा? कितना? 210 माइनस 48। अगर मैंने यहां वर्ड यूज कर दिया हीट लॉस्ट तो मैं लिखूंगा 210 माइनस 48। अगर मैं ये वर्ड ना यूज करता तो मैं लिखता 48 माइनस 210, फिर माइनस में आता आंसर वही बताता कि लॉस हुआ है। कुछ बात समझ ना? लेकिन जब मैंने पहले लिख दिया हीट लॉस्ट, तो हीट लॉस्ट का मतलब ये होता है कि बॉडी पहले हायर टेम्परेचर पर रही होगी और बाद में, तभी तो हीट लॉस माना जाएगा। तो इसका मतलब हम 210 माइनस 48। बहुत बढ़िया। जब मुझे आप ऐसे जवाब देने ना मुझे अंदर से अच्छा लगता है यार, मेहनत कामयाब हो रही है, ठीक है ना? 0। अब देखो तुमने ध्यान दे के समझा तो समय बता दिया तुरंत। अभी तुम वहां बैठे होते हो, मैं पूछता आप बताओ तो तुम फिर ऐसे करने लगते हो, क्या करें, ठीक है ना? 210 माइनस 48 क्लियर हो गया? दिस इज द हीट लॉस्ट। क्लियर? अब मुझे बताओ, उधर बताएगा, देखो हीट गेन
हीट गेन बाय द वाटर प्लस कैलोरीमीटर, ये दोनों मिलकर क्या कर रहे होंगे, हीट गेन कर रहे होंगे। क्यू डैश मान लेता हूं उसको, कितने के इक्वल मान लेता हूं, क्यू डैश के इक्वल। बोलो ये कितने के इक्वल होगी, ये कैसे निकालेंगे, ये फिर से सर वैसे ही निकालेंगे, mc डेल्टा टी। लेकिन अब मैं एक बार बार कह रहा हूं, अगर ये दोनों का अलग अलग सीधे रखा होता तो फिर मैं निकालता m1c1 डेल्टा टी प्लस m2c2 डेल्टा टी 1। समझ में आ रही बात ना, पकड़ में आ गया। लेकिन सर जब उसने बोल दिया कि कॉपर कैलोरीमीटर 0.03 किलोग्राम वाटर के इक्विवेलेंट है, तो पानी पहले से कितना उसमें 0.12 किलोग्राम, और 0.03 मैंने किसकी वजह से जोड़ लिया, मैंने कहा भाई काम कर लो, इसकी जगह इतना पानी जोड़ लो। और समझ गए, ऐसे बोल नहीं देते कि यार एक काम करो ना, इसकी जगह इतना पानी और जोड़ लो। क्लियर, बहुत अच्छे। तो कितना हो जाएगा 0.12 प्लस 0.03, दिस इज द टोटल मास ऑफ वाटर माना जाएगा। हो गया। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितनी दी है, 1 कैलोरी कुछ करके दी ना, तो नहीं दी तो पता होनी चाहिए, वैसे उसने दी होगी भाई, इधर मैं बता देता हूं, ठीक है ना। ओके हाँ, तो नहीं दिया उसने, पहले यूज कर रखा, कोई दिक्कत नहीं। कितना होगा 4200 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सॉरी सेल्सियस। क्लियर, एम सी। डेल्टा टी बता दो बस, मजा आ जाए। डेल्टा टी बता दो आयुष, तुम बता दो, मैं बार बार कह रहा हूं मजा आ जाए। अरे वो देखो आज तारीफ करवा ले गया, तुम फिर भाई बैठे नहीं समझोगे तो हाँ बोलो। 48 माइनस 30, मैंने कहा ना जो बच्चा समझेगा वो बताएगा। 48 माइनस 30। क्लियर, बोलो कैसे, क्यों सर, पानी पहले था 30 डिग्री सेल्सियस पे, बाद में फाइनली पहुंच गया कितने पे, 48 पे, तो 48 माइनस 30, दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट गेन बाय द वाटर एंड कैलोरीमीटर। क्लियर सर, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या कहता है, द हीट लॉस्ट बराबर हीट गेन, मतलब ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल। दोनों को आपस में इक्वेट करोगे, सी की वैल्यू दौड़ते हुए आ जाएगी। बोलो बात समझ में आएगी नहीं, तो अब सॉल्व करिए, आंसर बताइए, ठीक है ना। तो बोलेंगे हम, मैं आगे कर रहा हूं अपना काम, आप अपना काम करिए। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री है ना, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री सर Q बराबर क्या हो जाएगा, Q डैश, Q मतलब 0.160 इंटू में 210 माइनस 48 बराबर ये 0.12 है, 0. ये मिलकर मिल जाएगा 0.15 इंटू में 4200 इंटू में 18। इसको सॉल्व कर दो, यहां से C निकल आएगा, C समझ गए ना, करिए जरा देखिए, ठीक है भाई। चलो आज के इतना काफी है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे ना, तो हो सकता है 2-4 क्वेश्चन और करा दूं भाई, मन तो बहुत हो रहा है इसमें, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ना, देख देख के मन कर रहा है कि हर एक क्वेश्चन कराऊं, लेकिन देखेंगे अब है ना अगली क्लास में क्या हो सकता है, वो अगली क्लास में देखा जाएगा। फिलहाल के लिए आप जाइए और आराम करिए, ठीक है ना।